आज हम आपकी मुलाकात पत्रकार से राजनेता बने आशुतोष से करवाने जा रहे हैं। आशुतोष जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशुतोष जी, पत्रकारिता का लंबा अनुभव आपका, और पत्रकारिता से राजनीति की तरफ जाने का मन कैसे बनाया आपने? ये बात सही है कि पत्रकारिता तो मैंने बहुत लंबे समय तक की, और ये सफ़र भी मेरा बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत सफ़र था। बल्कि मैं तो बार बार कहता हूँ कि जर्नलिज़्म ही मेरा शायद पहला और आखिरी प्यार भी था उस लिहाज से, और बहुत मज़ा आया। लेकिन अन्ना के आंदोलन के दौरान मुझे लगा कि समाज के अंदर कुछ नया बदलाव हो रहा है, और कुछ लोग बड़ी ईमानदारी के साथ उस बदलाव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका समाज पे एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान अन्ना के आंदोलन के साथ हो गया। फिर मैंने किताब भी लिखी जिसका नाम था अन्ना 13 डेज दैट अवेकन इंडिया, हिंदी में जिसका अनुवाद अन्ना क्रांति के नाम से हुआ। लेकिन तब तक मैं राजनीति को फिर भी एक ऐसी चीज़ समझता था जिसके साथ मैं जुड़ना पसंद नहीं करता था। लेकिन जब अरविंद की सरकार बनी और मैं अरविंद से मिलने गया, तो अरविंद ने सीधे ही मुझसे कहा कि भाई अब आप बहुत हो गया, बहुत बाहर से आपने काम किया, अब आप आइए हमारे साथ पार्टी में जुड़िए, और हम आपसे वायदा करते हैं कि ईमानदार तरीके से राजनीति करेंगे। तो उस वक्त पहली बार मुझे लगा कि यार ये चीज़ कुछ नहीं हो रही। तो मैंने उनसे उस वक्त कहा, देखो अभी तो फ़ौरन मैं फैसला नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे 48 घंटे का समय दीजिए, मैं 48 घंटे में आपको बता दूँगा। और मैंने यकीन जानिए 48 घंटे के अंदर जाके मैंने कह दिया कि हाँ, मैं जो है आपके साथ जुड़ना चाहूँगा। और तो वो भी थोड़े हैरान थे, और मैंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। और फिर पूरी तरीके से जब पार्टी के साथ जुड़ा, तो मैंने ये कहा कि मैं पार्टी में से चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आऊँगा। मैं राजनीति में अगर आऊँगा तो हर वो काम करूँगा जो एक कार्यकर्ता करता है। पार्टी का संदेश पहुँचाना होगा, पार्टी के लिए प्रचार करना होगा, पार्टी के लिए भाषण देना होगा, कहीं आना जाना होगा। और मैं आज भी लगभग उतने ही घंटे राजनीति को दे रहा हूँ जितना मैं पत्रकारिता में दिया करता था। आपने कहा 48 घंटे के भीतर आपने फैसला किया। आपको लगा कि अरविंद जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो राजनीति में आए हैं, स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से राजनीति करना चाहते हैं, उनके साथ आपने जुड़ने का मन बताया जी। आपको नहीं लगता जिस मुकाम पर आप थे उस मुकाम पर आप पहचान के मोहताज नहीं थे, लेकिन आप सेवा आप करना चाहते थे? पत्रकारिता आपका पेशा था, पत्रकारिता से आपका आजीविका मैं कहूँ चलती थी। राजनीति में ऐसी कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, तो कभी ये ख्याल मन में नहीं आया आपके? नहीं, इस बारे में सोचा जरूर था, क्योंकि मैं एक चैनल का मैनेजिंग एडिटर था और राष्ट्रीय चैनल था, और उसकी बहुत साख थी। और खुद मेरी भी एक अच्छी साख मार्केट के अंदर बनी हुई थी, लोगों के बीच में, प्रबुद्ध वर्ग के बीच में थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब जिस पद पर था वहाँ पे एक बहुत अच्छी तनख्वाह भी मुझे मिलती थी, कंपनी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। तो ये सवाल तो मन में ज़रूर उठा कि भाई अगर मैं राजनीति में जाऊँगा और मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो जीवन कैसे चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी आदमी की ज़िंदगी में एक पागलपन भी होना चाहिए, बिना पागलपन के आदमी का जीवन चलता नहीं। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा, उसने कहा देखो मेरी जितनी तनख्वाह है उतनी जो तुम्हारी तनख्वाह नहीं है, लेकिन जितनी मेरी तनख्वाह है उसमें घर चल जाएगा। और अगर तुम्हें इस तनख्वाह में ज़िंदगी काटने में मज़ा आएगा तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। मैं जब तक मैं नौकरी में हूँ तब तक तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसी पहले लेविशली ज़िंदगी जीते थे वैसे तो नहीं जी पाओगे। मैंने कहा तो मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं इस बारे में। और मुझे लगता है मेरा काम आसान मेरी पत्नी ने कर दिया। ये बात सच है कि पिछले 6 महीनों से मेरे पास किसी तरीके की आजीविका का कोई साधन नहीं है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं दरअसल बेरोज़गार हूँ, और कभी कभी थोड़ा लिख लेता हूँ, थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैं पहले से ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। लोगों से, पत्रकारों के पर यह आरोप लगता है कि वो लोगों के बीच नहीं जाते हैं। मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैं कम से कम दिल्ली में लोगों के बीच में जाता हूँ, उठता बैठता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे अमीर लोग हों, चाहे गरीब लोग हों, चाहे वो मुस्लिम बस्ती हो, चाहे वो हिंदू बस्ती हो, चाहे वो दलित बस्ती हो, चाहे पिछड़ों की बस्ती हो। और जो मैं दूर से राजनीति को देखता था उसको बहुत करीब से देखने का मुझे मौका मिलना, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ख़ासतौर इस तौर से कि लोगों के अंदर एक छटपटाहट में देख रहा हूँ। वो चाहते हैं कि जो समाज में राजनीति की गंदगी, जो राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति के अंदर जो गंदगी है उससे अगर उनको छुटकारा मिल जाए। अब मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, होता ये कि बीजेपी और कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, झुग्गी झोपड़ियों का पानी कटवा दिया जाता है, और फिर वहाँ जाके हंगामा किया जाता है। जो लोग पानी कटवाते हैं वही लोग हंगामा करते हैं, फिर वही लोग पानी वापस जुड़वा देते हैं। अब ये राजनीति का गंदा चेहरा जो है ये बदलना चाहिए। आज भी जब मैं झुग्गियों में जाता हूँ तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सीवर लाइन अभी उनके घर के अंदर लगभग चली गई है। राजनीति का ये चेहरा बदलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी होनी चाहिए।
मुझे कम से कम आम आदमी पार्टी में एक बात का संतोष है कि वहाँ राजनीति सफल हो या असफल हो, लेकिन कम से कम एक बहुत ईमानदार कोशिश हो रही है और उसका असर भी नजर आ रहा है, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। ये संतोष है मुझे। आपने कहा राजनीति का जो दूसरा पहलू है, जो चेहरा है, जिस तरह से लोग जाकर पहले उनकी लाइन कटवाते हैं, हंगामा करते हैं, ये सब चीज़ आप बतौर पत्रकार जब जाते थे तो उस हंगामे को कवर करने जाते थे, और अब जाते हैं तो उस हंगामे को रोकने के लिए या क्या उसकी हकीकत है वो जानने के लिए जाते हैं। आप बुनियादी तौर पर जो फ़र्क आप में और राजनेताओं में है, आप एक स्वच्छ छवि लिए हुए व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता से राजनीति के पेशे में आए, तो जब आप एक पत्रकार के तौर पर इस तरह की बस्तियों में जाते थे और अब एक राजनेता के तौर पर जाते हैं, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? नहीं, उसी तरीके का देखिए, जब मैं पत्रकार के तौर पर जाता था तो मुझे ज़मीन की बहुत सारी हकीकतों का शायद एहसास भी नहीं था। मुझे लगता था कि इस इलाके में पानी कट गया है और अब पानी को जोड़ने के लिए कुछ लोग आएंगे। उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि होती थी, क्योंकि उसका अंदाज़ा नहीं होता था। आज मुझे इस बात का, क्योंकि जैसे जैसे आप राजनीति के अंदर घुसते चले जाते हैं, आपको उसकी बहुत सारी परतें खुलती नज़र आती हैं। जैसे कि मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से कि कुछ झुग्गी बस्तियाँ हैं, उनको उजाड़ने का काम बुलडोजर लेके पहुंच गए। आप खुद ही बैठ के ऑर्डर करते हैं कि यार जाके उजाड़ो यहाँ पे, ये गैर कानूनी है, और जब वो बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं तो आप खुद पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बड़ा गलत हो रहा है लोगों के साथ। वहाँ पर आपके मसीहा की तरीके से उत्पन्न, इतनी गहराई में जाकर पत्रकार राजनीति को शायद नहीं देख पाता। मैं इसको देख पा रहा हूँ, वो भी इतने सालों के बाद। तो मुझे लग रहा है कि राजनीति के कई चेहरे हैं, कई परतें हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते हम अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि दरअसल हमको इस छलावे में नहीं आना चाहिए। यही लोग आपका पानी कटवाते हैं, यही लोग आपकी बिजली कटवाते हैं, यही लोग आपकी झुग्गी झोपड़ियों में आग लगवाते हैं, यही लोग झुग्गी झोपड़ियों को तोड़वाने का काम करते हैं, और यही लोग आपको बचाने का नाटक करके आपका वोट लेके जाते हैं। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं। जैसे कि एक जगह मैं गया अपने चुनाव प्रचार के दौरान, और वहाँ महिलाएं थी। मैंने कहा कि अब अगर आपके इलाके में कोई दारू बांटने वाला अगर आए तो उसको पकड़ लेना, और पकड़ के उसकी माला पहनाना और आम आदमी पार्टी के लोगों को बुलाना। इतनी तालियां वहां बजी कि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दरअसल उस इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में दारू कितनी बड़ी समस्या है। क्योंकि आदमी थोड़ा सा कमाता है, फिर उसके बाद दारू वहां बढ़ती है, और वो दारू पी के वो आदमी अपनी पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है। अब ये अनुभव हमको शायद पत्रकारिता में नहीं था। ये सारे जो नए अनुभव हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से बहुत अच्छी, बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है इसमें। आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ, आम आदमी पार्टी की रीति नीतियों की बात करूँ। आपने कहा, आपने दूसरे राजनीतिक दलों की बात कही, गंदा चेहरा, उनका डबल स्टैंडर्ड जो है वो, उसकी आपने बात कही। क्या आप आश्वस्त हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी कि पार्टी जो है वो ऐसे किसी कामों में लिप्त नहीं होगी? इस बात को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि हमारे कार्यकर्ताओं में ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन हम जब किसी आदमी को पार्टी में शामिल करने की बात करते हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक, उसका किसी तरीके का भ्रष्टाचार का बैकग्राउंड ना हो। दूसरा, उसके ऊपर कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति ना हो। तीसरा, उसके ऊपर चरित्र को लेकर ऐसा कोई लांछन न लगा हो जिसकी वजह से उसके चरित्र को लेकर एक संदेह मन में पैदा हो। और तब जब हम, और उसके अलावा हम इंडिपेंडेंट तौर पर भी हम जांच करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, और फिर उस आदमी को पार्टी में शामिल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। जब हमने लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हमने एक आदमी को टिकट दिया, और टिकट देने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाद में पता चला कि उसके ऊपर गंभीर आरोप है। जब हमारे पास वो बात आई, हमने उसकी जांच पड़ताल की, सही पाया तो हमने उसका टिकट काट दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान भी एक सज्जन थे जिनको हमने टिकट दिया, उनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन चुनाव के कुछ दिन पहले ही हमको पता चला कि इनके ऊपर गंभीर आरोप, हमने उनका टिकट काट दिया। तो दरअसल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 70 में से 69 सीटों पर ही चुनाव लड़ी, 70 पर नहीं लड़ी। ये हिम्मत और ये हौसला आम आदमी पार्टी ने दिखाया। ये बात फिर भी मैं कहूँगा कि तमाम फिल्टर के बावजूद भी हम ये कहें कि सिस्टम हमारा 100% परफेक्ट है, पूरी तरीके से सही है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसके ऊपर हमें आरोप ना लगा पाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें अपने अंदर भूल सुधार करना चाहिए। और हाँ, लेकिन कोशिश हमारी जरूर है कि इसमें किसी तरीके की कोताही ना हो। फिर भी कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारे 24 घंटे चलता रहता है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ जितनी तेजी से उठा था, वो ग्राफ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ। 2 चीज़ें। पहली बात तो यह है कि जब आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी तो देश भर की नहीं बल्कि दुनिया के अंदर
एक नया उम्मीदों का, आशाओं का एक नया विस्फोट हुआ था, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ थी। उसकी वजह से चर्चा हर जगह गर्म थी। आज 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो उत्साह, वो उमंग, वो जश्न लंबे समय तक नहीं हो सकता। लहर हमेशा उफान पर रहे, ये संभव नहीं है, वो नीचे आती है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अलोकप्रिय हो गई, उनके लिए मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। विधानसभा चुनाव में हमारे पास दिल्ली में सिर्फ 29% वोट थे। लोकसभा के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत 29 से बढ़कर 33.4% हुआ। 4% लगभग 5% का इजाफा हुआ। जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, नीतीश की पार्टी, लालू प्रसाद आदि बाकी दूसरी तमाम पार्टियों का वोट प्रतिशत उनके अपने ही राज्य में जहां वो पावरफुल थे, वह नीचे गिरा। तो ये अगर हमारी पार्टी अलोकप्रिय हो रही होती तो हमको हमारा वोट प्रतिशत नहीं बढ़ता। दूसरी बात, पंजाब के अंदर जहां हम बिल्कुल अब कुछ सोच नहीं रहे थे, वहां हमको 4 सीटें मिल गई अप्रत्याशित तौर पर। अलोकप्रिय होते तो ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोकसभा के जो चुनाव हमने 400 से ज़्यादा सीटों पर लड़े, उनमें ज़्यादातर पर हमारी जमानत जब्त हुई। लेकिन हमें कभी भी इस बात का मुगालता नहीं था कि हम सभी सीटें जीत लेंगे, दिल्ली के अंदर सरकार बना लेंगे या 50 सीटें हमारे पास आ जाएंगी। तो ये 1-1.5 साल के अंदर दिल्ली में अपनी सरकार बनाना, वोट प्रतिशत 4% बढ़ा लेना, पंजाब के अंदर ब्रेक थ्रू करना, मुझे लगता है 1.5-2 साल की पार्टी के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने अभी ये कहा कि हमें इस बात का कोई मुगालता नहीं था, भ्रम नहीं था कि हम लोकसभा की 50 सीट ले आएंगे। लेकिन चुनाव तो आपने 400 सीटों पर लड़ा। जी बिल्कुल। तो 400 सीटों पर लड़ने के पीछे क्या रणनीति थी? क्या जब आप आश्वस्त नहीं थे तो क्या लगता है कि पार्टी को अगर धीरे धीरे ग्रो करवाते? देखिए, एक तो बहुत बड़ा कारण ये था कि आज चुनाव दरअसल एक ऐसा वक्त होता है जब पार्टी का संदेश आप देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। तब तक हमारी पार्टी को दिल्ली की पार्टी कहा जाता था। दिल्ली में हमें अभूतपूर्व कामयाबी, ऐतिहासिक कामयाबी ज़रूर मिली थी, लेकिन देश के हर कोने में लोगों ने आम आदमी पार्टी का नाम सुना था। संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कुछ लोग थे जो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। कम से कम 400 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र में आज हमारे पास एक ऐसा मजबूत आदमी जिसने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, और जब उस आदमी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा तो उसके साथ कम से कम 100-150 लोग ऐसे जुड़ गए जिन्होंने उसके साथ पूरा प्रचार किया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में भले ही हमारी जमानत जब्त हुई हो, लेकिन कम से कम 150 ऐसे लोग तो हर शहर में खड़े हो गए हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी चुनाव की वजह से घर घर में हमारा झाड़ू का सिंबल पहुंचा लोगों तक, पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचा। जो लोगों ने पार्टी का नाम सुना था, अब वो पार्टी के नेतृत्व, पार्टी की नीतियों और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उससे उनकी फेमिलियरिटी बढ़ी। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हुआ। और आज जब हम पूरे देश के अंदर मिशन विस्तार के नाम पर संगठन खड़ा कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत मदद मिल रही। अन्यथा हमको हर शहर के अंदर जाके लोगों को पहचानना पड़ता, चुनना पड़ता। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टी को बढ़ोतरी करने में मदद जरूर मिली है। मुझे याद आता है जब लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण की बात आई थी तो पूरे देश में आम आदमी पार्टी के जो कार्यालय थे वहाँ पर दावेदारों की लंबी फहरिस्त थी, और उसके बाद आपने एक प्रोसेस बनाया था, फिल्टरिंग प्रोसेस, उसके थ्रू वो दिल्ली आपके पास पहुँचते थे नाम, और उसके बाद नामों का चयन होता था। लेकिन उन नामों के चयन के बाद भी अच्छे उम्मीदवार पार्टी नहीं उतार पाई। आपने कहा जमानत जब्त हुई, इस बात को भी स्वीकारा, तो क्या क्या कारण थे? अच्छे उम्मीदवार भी आप नहीं उतार पाए? नहीं, देखिए, एक कोशिश हमेशा होती है कि हम अच्छे उम्मीदवारों को उतारें, लेकिन कई चीज़ें होती हैं। एक, जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके प्रति एक सहज आकर्षण होता है, क्योंकि उनके साथ सत्ता होती है, ताकत होती है, शक्ति होती है। एक नई पार्टी के साथ लोग अनायास आंदोलन में तो जुड़ जाते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनसे जुड़ने में थोड़ा सा हिचक महसूस करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे कैंडिडेट खराब थे। हमारे कैंडिडेट राजनीतिक तौर पर अनुभवहीन थे, ये मान सकता हूँ, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स ईमानदार थे। उनके अंदर ईमानदार राजनीति करने का जज्बा था। हमने किसी भ्रष्ट आदमी को, हमने किसी अपराधी को, हमने किसी चारित्रिक दुर्गुण वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। ये कमजोरी नहीं कही जा सकती। हाँ, आपकी बात सही है कि जिस तरीके से राजनीति में चुनाव लड़ा जाता उस तरीके से शायद हम नहीं लड़ पाए, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं था, हमारे पास उतना बड़ा संगठन भी नहीं था, हमारे पास उस तरीके के लोग नहीं थे जिनका राजनीतिक में चुनाव लड़ने का अनुभव होता।
वो एक कमजोरी थी और वो कमजोरी आज भी हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उस कमजोरी को दूर करने में वक्त लगेगा, वो 1 साल में 2 साल में नहीं हो पाएगा। बीजेपी को 60 साल लगे उस मकाम तक पहुंचने में। 84 में 2 सीटें थी। कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी थी आज 44 सीटों पर सिमट गई है। तो हम ये कहें कि 2 साल के अंदर हम अखिल भारतीय राजनीतिक पार्टी हो जाएंगे, हर जगह हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा, हम कई राज्यों के अंदर अपनी सरकारें बना लेंगे, केंद्र में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। अगर ये हम सोचे और वाकई सोचने लगे तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़े भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी फिर, और इसका मतलब हम लोग भी हवा में उड़ रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना कितना उचित था? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया वो आज हमको लगता है कि इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो एक गलती थी और उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत मायूसी थी। मैं नाराज़गी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन लोगों के अंदर मायूसी थी, आज भी मायूसी है कि एक आदमी, एक पार्टी जिसको लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, वो ईमानदार राजनीति करने की कोशिश की और अच्छे काम किए। पहली बार दिल्ली के अंदर लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार कम हो सकता है, पहली बार लोगों ने देखा कि बिजली के दाम हम कम कर सकते हैं, पहली बार लोगों ने देखा कि पानी मुफ्त मिल सकता है, पहली बार लोगों ने देखा कि 30 साल पुराने जो सिखों के दंगे थे उस पर कोई आदमी एसआईटी बनाकर ईमानदारी से जांच कराने की कोशिश कर सकता है। पहली बार लोगों ने देखा कि स्कूलों के बारे में 900 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों के अंदर हमने जांच परीक्षण करके उन स्कूलों में क्या दिक्कतें, क्या कमियां, उसको दूर करने का काम कर रहे थे। तो लोगों को लग रहा था कि एक अच्छे लोग आए, ईमानदार राजनीति करना चाहते हैं, इनको बने रहना चाहिए। वैसे में इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास था वो थोड़ा टूटा, जिसकी वजह से उनके अंदर मायूसी है। लेकिन आज भी लोग हमारे साथ ईमानदारी के साथ हैं, ऐसा नहीं मानते कि हमने कोई चोरी की, कोई डकैती डाली, कोई भ्रष्टाचार किया। नहीं, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आम आदमी के मन में जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी या आप जैसे लोगों की छवि है वो काफ़ी अच्छी है, स्वच्छ छवि है। पार्टी में असंतोष की हम बात करते हैं, पार्टी में शाजिया इल्मी या ऐसे कई अन्य नेता थे जो पार्टी से कहीं ना कहीं दूर होते चले गए। तो उस असंतोष के पीछे उन लोगों का ऐसा कहना है कि अरविंद केजरीवाल तानाशाही करते हैं पार्टी के अंदर। उस बात से कितने सहमत हैं? देखिए, पार्टी के अंदर अगर किसी को नेता माना है तो उस व्यक्ति को फैसले लेने का अधिकार तो है, और जब वो आदमी फैसले करेगा तो उससे कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे। लेकिन ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, कन्वीनर पार्टी के सबसे बड़े नेता वो ज़रूर हैं, लेकिन उनको भी अपने हर फैसले के लिए पीएससी के पास जाना पड़ता है। पीएससी उसको बाकायदा पास करती है, उस पर घंटों घंटों बैठ के चर्चा होती है, और अगर वहाँ मसला नहीं सुलझता है तो हम नेशनल एग्जीक्यूटिव में जाते हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव में चर्चा होती है। अब मैं आपको छोटा 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक, अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पर नहीं चाहते थे कि पार्टी 400 सीटों पर चुनाव लड़े, वो चाहते थे कि पार्टी को कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, पूरी ताकत के साथ उन सीटों पर अपनी ताकत लगानी चाहिए। लेकिन पार्टी की राय थी कि 400 सीटों से ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो तानाशाह होते तो वो कहते कि नहीं, हम आप लोगों के इस फैसले के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर पार्टी का फैसला है तो पार्टी लड़े। तो अगर तानाशाह होते तो 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती पार्टी। दूसरा, हरियाणा के मसले पर हरियाणा में उनका कहना यह था कि पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है। उस पर पार्टी के अंदर गंभीर मतभेद थे। कुछ लोग चाहते थे कि हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा जाए, बहुत प्रभावशाली लोग थे वो। पीएससी में उसके ऊपर चर्चा हुई, पीएससी ने कहा कि नहीं लड़ना चाहिए। पीएससी में जब मसला नहीं सुलझा तो हम नेशनल एग्जीक्यूटिव के पास गए। नेशनल एग्जीक्यूटिव ने जब फैसला दिया तब ये फैसला हुआ कि हम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब इन दोनों उदाहरणों से ये बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल तानाशाह की तरीके से फैसला नहीं करते हैं, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर आदमी उनके फैसले से या जो फैसला पार्टी के अंदर हो रहा है उससे संतुष्ट हो जाए, ये एक असंभव सी बात है। और कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो उस मतभेद को वो शायद इंटरनलाइज नहीं कर पाते और फिर वो बाहर आके इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन पार्टी है, पार्टी का डायनामिक्स है। पार्टी अगर जीवंत है तो मतभेद भी होंगे, मतभेद हैं तो मतभेदों को सुलझाने का तरीका भी होगा, और कभी कभी उस तरीके से लोग संतुष्ट भी नहीं होंगे, और जो संतुष्ट नहीं होंगे कुछ लोग पार्टी भी छोड़ेंगे। तो बीजेपी में भी हुआ, कांग्रेस में भी हुआ, सारी पार्टियों में होता है। उससे कोई चिंता की बात नहीं। आप इस बात से सहमत होंगे कि अरविंद केजरीवाल को लाइमलाइट में लाने में अन्ना हजारे की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन अन्ना हजारे जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय लिया तो उसके बाद से पीछे हो गए और किसी भी तरह के मूवमेंट में उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो क्या आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या वे कारण रहे? देखिए,
अन्ना, दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा कि अन्ना हज़ारे को राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और मैंने अपनी किताब में भी इस बात को लिखा। उस आंदोलन को खड़ा करने की जो भूमिका थी वो सबसे बड़ी भूमिका अरविंद की थी। एक एक आदमी को इकट्ठा करना, चाहे वो श्री रविशंकर हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, किरण बेदी हो, अन्ना हज़ारे हो, शांति भूषण, सबको इकट्ठा करने का काम अरविंद जी ने किया। वो उस आंदोलन के सबसे बड़े संगठन करता थे। ये बात अलग है कि जो अन्ना हज़ारे का की जो सात्विक छवि थी, उसने संगठन और चेहरे के बीच का जो केमिस्ट्री थी उसको बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अरविंद की संगठन क्षमता और अन्ना हज़ारे का व्यक्तित्व, इन दोनों ने मिलकर जादू पैदा किया। बाद में आंदोलन को किस रूप में ले जाना है, इस पर जरूर मतभेद था। अन्ना हज़ारे चाहते थे कि सामाजिक आंदोलन ही रहे, अरविंद चाहते थे, बाकी हमारे बहुत सारे साथी चाहते थे कि राजनीति में आना चाहिए। और फिर दोनों के बीच में एक बातचीत हुई और ये हुआ कि ठीक है, अगर आप सामाजिक रास्ते पर जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप राजनीतिक रास्ते पर जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि अगर अन्ना हज़ारे भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े होते तो आज पार्टी का कद कहीं बड़ा होता और उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा राजनीतिक स्तर पर होता। दिल्ली की बात करें हम, आपका चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पार्टी जो लोकसभा चुनाव लड़ी उसमें जो प्रदर्शन पार्टी का रहा और व्यक्तिगत तौर पर आपकी क्या मानस बना चुनाव को लेकर? देखिए, मेरा तो अनुभव बहुत समृद्ध हुआ, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में मैं पढ़ता था, जिन चीज़ों के बारे में दूर से जाकर रिपोर्ट करता था, उसी के बीच में जाकर उन सब चीज़ों को नए सिरे से अनुभव करना, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरा अनुभव बड़ा समृद्ध हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और मुझे लगा कि सबसे बड़ी बात ये हुई कि ईमानदार तरीके से राजनीति की जा सकती है। और मेरा तो बहुत ही मुश्किल चुनाव था। कपिल सिब्बल एक तरफ थे जो राजनीति के तमाम बड़े मजे हुए खिलाड़ी थे, बहुत पैसे वाले भी, बहुत पैसा उनके पास। हर्षवर्धन जी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी राजनीति की है। और इन दोनों के बीच में मेरे लिए रास्ता बना पाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर एक सहज आकर्षण था और उस सहज आकर्षण का नतीजा था कि मैं नंबर 2 पर वहाँ था। 3 लाख से ज़्यादा मुझे वोट मिले। और अगर नरेंद्र मोदी की लहर नहीं होती तो हो सकता है कि आज मैं संसद में होता, हो सकता है मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे दिल्ली के साथी भी होते, क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से साफ हो गई और हर सीट पर 7 सीट हारने के बावजूद भी हर जगह 3 से लेकर 5.5 लाख तक वोट हमको मिले, हमारी पार्टी को मिले और हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो राजनीति का ये अनुभव मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा था। चलिए, राजनीति का अनुभव आपका अच्छा और खूबसूरत रहा। दिल्ली के अंदर आज सबसे जो गर्म खबर है, सबसे ज़्यादा जो देश के टीवी चैनलों पर देखी जा रही है, वो कुमार विश्वास को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उसको लेकर क्या कहना है? क्या ये सूचना पार्टी के पास पहले से थी? नहीं, ये 19 मई को कुमार विश्वास के पास आए थे सज्जन मनोज तिवारी, जो सांसद बने हैं नए, और उन्होंने प्रस्ताव उनके सामने रखा था। और अगले ही दिन कुमार विश्वास ने जाके अरविंद पार्टी के दूसरे नेताओं को बताया था कि भाई इस तरीके का एक प्रस्ताव मेरे पास आया, और मैंने उसको मना कर दिया। आज वो खबर किसी अखबार वाले को पता चल गई तो खबर सामने आ गई। इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि ये दरअसल बीजेपी की नीयत को दर्शाता है और ये राजनीति का वो पहलू है जिसको हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए कि राजनीति के अंदर जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की कोशिश का विरोध होना चाहिए। आप किसी पार्टी को तोड़कर उसके किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद देकर अपनी तरफ लाना चाहते हैं, इसका मतलब आपको अपनी नीतियों पर, अपनी पार्टी पर, अपने संगठन पर, अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं, आप किसी भी तरीके से सत्ता हथियाना चाहते हैं। इसका विरोध होना चाहिए और इसकी निंदा भी होनी चाहिए। और ये हमारी पार्टी की ताकत भी दर्शाता है कि मुख्यमंत्री पद का लालच को एक आदमी ठुकरा सकता है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते इस्तीफा देने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगाया, वैसे ही कुमार विश्वास चाहते तो अपनी लालच की पूर्ति के लिए वो बीजेपी के झांसे में आकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते, कि उन्होंने नहीं देखा। ये हमारी ताकत है और ये बीजेपी की कमजोरी है, और यही वजह है कि आज दिल्ली के अंदर बीजेपी चुनाव कराने से डर रही है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब केंद्रीय गृह मंत्री से मिल चुके हैं। 1-2 दिन का जो डेवलपमेंट है वो यही है। सब दूर ये चर्चा जोरों पर है कि शायद गृह मंत्री के निर्देश के बाद भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं।
क्या लगता है ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का रुख क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि संवैधानिक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद एक बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है और संवैधानिक पद है, और उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि संविधान की अंतरात्मा को चोट पहुंचे और उस पद की गरिमा को चोट पहुंचे। आज हम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो गतिविधियां पिछले दिनों रही है उसके आधार पर हमें बड़े विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि उनके की संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंच रही। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हम इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध करेंगे, और विरोध करने का तरीका क्या होगा ये हम आने वाले दिनों में बताएंगे अगर वो कोई असंवैधानिक काम करके बीजेपी या किसी और की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कह रखा वो सरकार नहीं बनाएंगे। विधानसभा में लोकसभा चुनाव चाहती हैं। बीजेपी 12 दिसंबर और 14 फरवरी को स्पष्ट तौर पे कह चुकी कि वो विपक्ष में बैठना चाहेगी क्योंकि उसके पास मैंडेट नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास पहले से मैंडेट है और तीनों पार्टियों ने एक दूसरे को समर्थन करने का फैसला नहीं किया है, समर्थन नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है जब तक कि 20-20 करोड़ रुपए, 40-40 करोड़ रुपए खर्च करके विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो। तो विधायकों की खरीद फरोख्त करके अगर कोई सरकार बनती है तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, और इसका विरोध होना चाहिए। विरोध हम करेंगे। संवैधानिक पद की आपने बात कही, हाल ही में जो राज्यपालों की अदला बदली हुई है और राज्यपालों को हटाया गया है, ऐसी स्थितियां में अगर किसी व्यक्ति को अपने पद को कायम रखना हो? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये सच है कि गवर्नर का पद जो है वो एक राजनीतिक पद होता है। अगर एक पार्टी की सरकार ने आपको बनाया है और दूसरी पार्टी की सरकार आ रही है तो गवर्नर्स को स्वतः स्वेच्छा के साथ अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऐसे गवर्नर के खिलाफ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि गवर्नर पद की संवैधानिकता पर किसी तरीके की आंच आए, कि कोई सेक्रेटरी किसी गवर्नर को फ़ोन करके कहे भैया आप इस्तीफा दे दीजिए। ये तो अच्छी बात नहीं, अच्छी स्थिति नहीं। मेरा प्रश्न के मूल में जो बात थी वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर थी कि अगर केंद्र सरकार की बातें नहीं मानी तो केंद्र सरकार का रुख या निर्णय कुछ और हो सकता है, और ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रण मिलता है तो आपने कहा कि आपकी जो प्रतिक्रिया होगी आम आदमी पार्टी की वो काफी खतरनाक होगी। तो खतरनाक मैंने शब्द का इस्तेमाल, खतरनाक से मेरा मतलब है कि आक्रोश काफी कार्यकर्ताओं का जमकर फूटेगा। हम विरोध करेंगे उसका। अब वो विरोध का तरीका क्या हो तो देखा जाएगा। देखिए, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भूमिका पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सच है कि कहीं ना कहीं संदेह तो मन में पैदा होता ही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम हो रहा हो। ये पद की गरिमा को चोट पहुंचा रहा है। अंत में एक मेरा प्रश्न है, एक वीडियो रिलीज हुआ था अरविंद केजरीवाल और पुण्य प्रसून वाजपेयी का, जिसमें काफ़ी कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड कही गई थी और वो रिलीज़ हुआ था। और बीइंग ए जर्नलिस्ट, क्या लगता है कि इस तरह के जो समझौते होते हैं वो कितने उचित हैं? और इस तरह से मुझे नहीं लगता ये समझौते होते हैं। मुझे लगता है अगर आप कैमरा ऑफ कर दिए तो हम आप भी ऐसी बातें करेंगे जिसको अगर हम पब्लिक कर दें तो लोग तमाम तरीके के सवाल खड़े करेंगे। लाइटर मोमेंट से कभी कभी ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। हम भी जब अपने किसी साथी से बात करते हैं तो कभी कभी हम ऐसी बातें कहते हैं जो शायद हम मन में महसूस नहीं करते, और वो उसको पब्लिक कर देना, मुझे लगता है अगर हम उसको पब्लिक करने लगेंगे तब तो पत्रकारिता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तब तो कोई भी आदमी किसी भी पत्रकार से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत नहीं करेगा। पत्रकारिता में मतलब उसी चीज़ का है जो ऑन रिकॉर्ड हो या बहुत गंभीर सच्चाई लिए हुए हो। अगर उस इंटरव्यू का, उस बातचीत का मतलब ये था कि इंटरव्यू पहले से फिक्स था तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आप उस इंटरव्यू को देख लीजिए, उसमें तमाम गंभीर तीखे सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब बहुत मुश्किल के साथ या अनकंफर्टेबल होकर दिया गया। तो मैं कहता हूँ कि उसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हालांकि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो गई है, और कभी कभी ये भी लगता है कि कहीं अगर हम आपसे किसी लाइटर मोमेंट में कोई बातचीत कर रहे हो और वो कहीं अगर आपने पब्लिक में कर दिया तो लोग उसका भी गलत अंदाज़ा निकाल लेंगे। तो अब ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, फिर तो पति पत्नी भी आपस में बातचीत नहीं करेंगे। सही बात है। चलिए, आम आदमी पार्टी के पत्रकार से नेता बने आशुतोष जी ने अपनी बात काफ़ी दमदारी के साथ रखी। अरविंद केजरीवाल को लेकर उनका कहना है कि ना तो वे तानाशाह हैं और एक स्वच्छ और ईमानदार पार्टी के नेता हैं। आम आदमी पार्टी में कोई तानाशाही शासन नहीं चल रहा है। आम आदमी पार्टी अच्छे से लोगों की सेवा कर रही है और पार्टी की रीति नीतियों को पार्टी के हर स्तर पर जाकर जांच परखने के बाद ही सार्वजनिक किया जाता है।
आशुतोष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।